Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with the drama club. शाज़िया आज मुझे ज्वाइन नहीं कर सकेंगी sadly and unfortunately she's not well. I'm missing you शाज़िया. हमेशा मुश्किल होता है जो मैं हमेशा कहती हूँ अकेले करते हुए ड्रामा क्लब के वो कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ और एक डिस्कशन होती है बट और वो थोड़ी सी नोक झोंक भी और कभी कभी हम दोनों बहुत जज्बाती हो जाते हैं तो इस बार कोई ऑपोजिट साइड पे होगा नहीं जज्बात के साथ थोड़ा सा ट्वीक करने के लिए या आपकी कोई गलती को संभालने के लिए बट आई होप शी फील्स बेटर सोन एंड वो मंडे को मुझे ज्वाइन करें ड्रामा क्लब के लिए नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. सो क्या हाल चाल है आप सब लोगों के. मुझे लग रहा है अब कराची में से सर्दी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और ओके हम खुश हैं. आई थिंक छोटी सी भी चीज़ होती है तो उस पर खुश होना चाहिए. आई थिंक फॉर कराची पीपल इट वाज अ बिग थिंग कि इस बार सर्दी काफ़ी अरसे रही, मतलब 3 हफ्ते तो रही होगी. सो हमें चांस मिला अपने सारे सर्दी के कपड़े पहनने का और इन्जॉय करने का और अब सर्दी में थोड़ा सा ठिठुरने का क्योंकि इस बार सर्दी वाकई ज़्यादा थी. ऑल्दो आई मेट समबडी फ्रॉम लाहौर येस्टरडे एंड दे वर लाइक ये तो कोई सर्दी नहीं है. मुझे सब कहते हैं मैं भी लैंड क्यों तो मुझे गर्मी लग रही है. मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए सर्दी नहीं है, हम कराची वालों के लिए तो सर्दी है ये. सो दैट्स ऑल. हमारे पास आज है गैर, मेरी तन्हाई, दुनियापुर और ए इश्क़ जुनून. पीछे लिखा हुआ है तो मैं पढ़ रही थी. गैर से स्टार्ट करते हैं. गैर वाकई बहुत ज़्यादा जो है ना ड्रैग हो गया है. आई फील कि इस पॉइंट पे अब मैं चाह रही हूँ कि हर चीज़ रैप अप हो जाए. अच्छी बात मुझे ये लगी कि दादी ने जाके वफ़ा से बोला कि मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये शिफा की कोई कारस्तानी होगी. तो मैंने सोचा, मैंने सुकून का सांस लिया कि पूरे घर में किसी में तो ये समझ आ रही है, किसी के जहन में तो ये बात आ रही है कि भाई जो कुछ हुआ है उसमें शिफा का हाथ हो सकता है. थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड इस बात पे हूँ कि जो शिफा की माँ है जब उनको पता चला कि सारी चीज़ हुई तो उन्होंने कोई नहीं सोचा कि ये शिफा ने कुछ किया होगा. आई वुड थिंक दैट पीपल इन दर फैमिली वुड नो कि शिफा इसमें इन्वॉल्व है. इनफैक्ट वो वफ़ा के साथ बहुत थोड़ा सा रूडली बात कर रही हैं, बहुत अजीब सी बातें कर रही हैं जब उन्होंने पूरा देखा है कि उनकी बेटी की वजह से कैसे वफ़ा जो है उसको सफ़र करना पड़ा. उनका अपना बेटा अपनी बेटी की वजह से सफ़र कर रहा है. तो वो चाय की टेबल पे जब वो बैठी होती हैं, चाय पी रही होती हैं, तब भी वो वफ़ा के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं और उसको सुनाने के लिए कह रही होती हैं कि मैं फ़रजाद का रिश्ता कर रही हूँ. तो मुझे बीच में अच्छा लगा था कि उनकी एक सॉफ्टवेयर साइड, एक ह्यूमन साइड दिखाई थी. अब उनको दोबारा टॉक्सिक साइड पे ले गए हैं, विच आई डोंट लाइक बिकॉज आई थिंक कि उनको अगर वफ़ा का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल होना चाहिए. लेकिन इस वक्त उनको इतना डर लग रहा है और फिर वही मेंटालिटी कि एक तलाक याफ्ता लड़की जो है वो मेरे बेटे से कैसे शादी कर सकती है और या पता नहीं कुछ और भी उनके जहन में चल रहा हो. बट वो जो थोड़ा उनका पॉजिटिव दिखाया था वो चला गया. इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि वो वफ़ा से ना सिर्फ बुरा कर रही हैं, चलो अगर जहन में सोच रही होती हैं तो सही है, लेकिन वो तो एक्चुअली वफ़ा के साथ बुरा करने का बोल रही हैं, करना चाहती हैं. और उन्हें बहुत डर है कि किसी वजह से फरजाद की शादी वफ़ा से ना हो जाए अगर वफ़ा और सालिस की डाइवोर्स हो गई. बट अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट ड्रामे ने ये तो दिखाया कि वफ़ा क्लियर है, वो नहीं चाहती कि वो फरजाद से शादी करें. वो एक्चुअली सालिस के से मोहब्बत करती है. सालिस साहब का रोना धोना ख़त्म ही नहीं हो रहा. भाई तुम कोशिश करते रहो. तो थैंक गॉड कि माँ ने बात समझाई कि भाई तुम कोशिश करते रहो. फिर वो जाता भी है बार बार. ऑल्दो जो उसने पूरा वफ़ा से बोला कि मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ एंड एवरीथिंग, वफ़ा उससे प्यार करती है तो फिर वफ़ा ने क्यों झूठी कसम खाई ये भी मुझे बात समझ नहीं आई. फिर अम्मा गई सालिस की, उन्होंने भाई को जाके सारी बात बताई और सब कुछ. लेकिन किसी ने भी उस वक्त ये नहीं सोचा कि अगर, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर वो बात उधर हुई थी, वो उसने किया शिफा ने, तो अभी भी हमें इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना. हमें सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है. एंड थैंक गॉड वो डिलीटेड मैसेजेस वाली बात इनकॉर्पोरेट कर ली ड्रामे ने, क्योंकि सालिस ये कहता है कि देखो देखें ये पता चलता है वफ़ा क्या चाह रही है ज़िंदगी में, वफ़ा क्या करेगी. आई थिंक मे बी थोड़ा टाइम लैप्स होना चाहिए जिसमें दिखाएं कि वफ़ा पढ़ रही है, सालिस भी अपने बिज़नेस पे फोकस कर रहा है. और मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि सालिस से तो बिज़नेस भी नहीं हो रहा. अब्बा भी ये कह रहे होते हैं ये बिज़नेस भी नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाता, जो बात मैं कह रही थी पिछली बार एंड ही इज़ जस्ट गोइंग ऑन इन हिज दुख. वो उस दुख से ही रिकवर नहीं कर पा रहा. वफ़ा पढ़ाई की तरफ जा रही है, थैंक गॉड. और वफ़ा लेकिन फिर भी दुख में. वफ़ा और उसके बाप का बॉन्ड अच्छा दिखाया है तो वो एक अच्छी चीज़ है. फरजाद की कहानी कहाँ जाएगी आई डोंट नो. वो लड़की झूठ बोल के जाती है, थैंक गॉड फरजाद ने उसका झूठ पकड़ लिया. लेकिन अब आगे क्या होगा आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट.
अब जो वो रिश्ता लेने गई हैं जहाँ पे, क्या वो रिश्ता उसी लड़की का है जिसको जो फरजाद के ऑफिस में काम करी है और फरजाद गुस्सा करेगा या क्या करेगा? मैं ऐसी सोच रही थी, प्रिडिक्ट कर रही थी कि शायद हो सकता है वो वही लड़की हो जो फरजाद के ऑफिस में, बट थैंक गॉड कि फरजाद ने उसकी बातों में नहीं आया और उसको निकाल दिया। और वो भी देखो झूठ बोल के पूरा चली गई और वो लड़की सुधरने को तैयार ही नहीं है। एंड इतना वो कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है और वो इतना मतलब इरिटेटिंग कैरेक्टर भी है उस सारी चीज़ में ना, इस पूरी स्टोरी में इरिटेटिंग है वो चीज़, वो कैरेक्टर, बिकॉज आप फरजाद और वफ़ा की कहानी देखना चाहते हैं, सालिस और शिफा की कहानी देखना चाहते हैं। एक पांचवा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है जिसका ना सर है ना पैर और समझ नहीं आती कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, कैरेक्टर। अगर वो इतना गरीब है तो इतना सच बन के इतना प्रिम एंड प्रॉपर कैसे आता है? वो झूठ बोल रही है, शी इज़ नॉट सीरियस अबाउट लाइफ, एंड वेयर इज़ ऑल ऑफ दिस गोइंग? इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस एंड इट क्रिएट्स एक चीज़, मुझे लगता है एक चीज़ होती है ऑडियंस के ऑडियंस डिसकम्फर्ट या फिर ऑडियंस इरिटेशन, जो एक स्लाइट इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन आपको फील होती है जब ड्रामे में कुछ भी वैसा हो रहा होता है जैसा आप नहीं सोच रहे होते हैं या आप ड्रामे की कहानी को देख रहे हैं ना, वो आके वो चीज़ उसमें इंटरफेयर कर रही है। सो दिस इज़ व्हाट्स इंटरफेयरिंग इन आवर परसेप्शन, इन आवर व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ गैर, विच आई एम नॉट लाइकिंग। सो आई रियली होप कि इस लड़की के कैरेक्टर का वाकई कोई मकसद था इस कैरेक्टर का इस स्टोरी में आने का, एंड नॉट जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन फॉर फरजाद। आई थिंक गैर पे और ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है। आई एम रियली होपिंग कि गैर को बहुत जल्दी रैप अप कर लेंगे और गैर हमारी सब्र का और इम्तिहान नहीं लेगा, क्योंकि अब हम वही बातें सुन सुन के थोड़ा सा तंग आ गए हैं कि वफ़ा को नहीं जाना, सालिस को नहीं छोड़ना, और माँ भी वही बात करी है, बाप भी वही बात कर रहा है। फुप्पो का उन्होंने दिखाया कि उसका एक्सीडेंट हो जाता, वो उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। नाउ स्ट्रेंज, फ़नी, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल, बट द थिंग इज़ दैट कि एक इंसान को सज़ा देने के लिए एक बच्चे को आपने ज़ख्मी करवा दिया, ये कहाँ का मकाफ़ात अमल है? ये क्या चीज़ है? उसको तो जेल आपने भिजवाया, ठीक है, लेकिन एक बच्चे को ज़ख्मी करवा दिया, इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस। अब अगर वो जेल में है तो यू थिंक उसकी फैमिली उसको मदद नहीं करेगी? मुझे ये हाईली अनलाइकली लगता है, बट मे बी द ड्रामा विल शो कि नोबडी हेल्प्स हर, विच विल बी स्ट्रेंज बिकॉज फैमिली शुड हेल्प हर, नो मैटर वॉट, और उसको लॉयर तो करके दे। मुझे लगा फुप्पो के लिए इससे कुछ ज़्यादा मकाफ़ात अमल होना चाहिए था, इससे कुछ ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। सॉरी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई, शुक्र है मुझे याद आ गया कि उन्होंने जब फुप्पो ने बहकाया, वो देखो कैसी वो शातिर और टॉक्सिक है कि उन्होंने शिफा के जहन में ये बात डाली, तुम शादी नहीं करो भाइयों से बदला लेने के लिए, और शिफा की आंख पता नहीं कब खुलेगी। सो शिफा साहिबा पहुंच गई उस लड़के को देखने कि वो लड़का है कौन, और उसको खुद बोलने के लिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ तो शिफा की आंख खुली की खुली रह गई। मुझे लगता है शिफा का बहुत बुरा होने वाला है, ये बंदा जो उसको मिला। एंड क्वेश्चन ये है कि वो कोई पॉलिटिकल लीडर टाइप चीज़ है, ठीक है, ही इज़ रनिंग फॉर सम ऑफिस, उसकी एक शान है, लुक बड़ी ज़बरदस्त है एंड एवरीथिंग। अब ऐसा बंदा अरेंज मैरिज क्यों करेगा, और अरेंज मैरिज करके अपनी होने वाली बीवी से बात भी नहीं करेगा, मिलेगा भी नहीं? कितना ये स्ट्रेंज बात है। एंड ही विल नॉट फाइंड इट स्ट्रेंज कि वो लड़की आ गई है, उससे मिल रही है। दैट वाज फनी दैट शी कुडंट स्टॉप लुकिंग एट हिम एंड ही वाज लाइक, क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रही, क्यों देखी जा रही हो? और वो कहती है कि हाँ वो पहली बार ऐसे हुआ एंड एवरीथिंग। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया कि शिफा जो है वो पूरी की पूरी अब इन्वॉल्व हो गई है नए रिश्ते में। लेकिन मुझे लगता है दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है, क्योंकि उस बंदे का या तो पहले से कोई बीवी होगी या अफेयर होगा। एवरीथिंग कैन नॉट बी टू गुड एंड दिस इज़ गोइंग टू बी शिफाज मकाफात अमल के वो ऐसा उसको बुरा एक्सपीरियंस होगा, उसको जो जिधर शादी होने वाली है वो पछताएगी, अब उसको बहुत बहुत बुरा उसके साथ होने वाला है। एटलीस्ट आई एम होपिंग फॉर दैट। और मुझे ये हुआ कि शिफा को मैंने सोचा कि चलो यार तुम घर आ गई तो अब तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, ठीक है, तुम खुश हो कि जिस बंदे से तुम्हारी शादी हो रही है वो बड़ा कूल और बड़ा अच्छा सा है, तो यार तुम अपनी माँ से बोल दो कि सॉरी मैंने वफ़ा के साथ गलत कर दिया था, वफ़ा और सालिस की शादी होने दो। और अम्मा को भी देखो, उसने बोला कि मैं सालिस को ये सुख क्यों देती कि उसने मुझे छोड़ा, मैं उसे छोड़ के आई हूँ। तो तब भी माँ को नहीं लगा कि शायद शिफा का इससे ज़्यादा हाथ है जितना हमें नज़र आ रहा है। तो बस खैर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से आई एम वेटिंग टू सी गैर में आगे क्या होगा। ओके जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। नेक्स्ट ड्रामा इज़ मेरी तन्हाई। अच्छा, मेरी तन्हाई मुझे इस बार का बड़े मज़े का लगा। उन्होंने फ्लैशबैक में ले जाके अली जो चचा है ना, आई थिंक, हाँ चचा मामू दोनों हैं, उनकी स्टोरी दिखाई कि उनके साथ हुआ क्या। उससे पहले वो दिखा चुके हैं कि उनको अपनी बहन से बहुत शिकवा है, जो ज़ैनब कयूम जो कैरेक्टर कर रही हैं। सो वी वर क्यूरियस कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने बड़ा अच्छा कट किया कि जहाँ कुबरा और अजान के कैरेक्टर का इंटरेक्शन होता है वो कटता है, और वहाँ से अली जो है वो याद कर रहे हैं एक बच्ची को देख के कि अब एक और बच्ची है जो
पानी के पास भाग रही है एंड देन ही रिमेंबर्स दैट बाहर का सीन है, तो पता चल गया कि कोई उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है एंड देन फ्लैशबैक में उनकी स्टोरी स्टार्ट जाती है. आई रियली लाइक द वे दे टोल्ड द स्टोरी. शॉर्ट थी, एक ही एपिसोड में उन्होंने पूरी बहुत जल्दी से रैप अप कर लिया कि किस तरह वो एक स्टोर पे काम करते हैं. लिनेट जो है उनके साथ वहाँ पे काम करती है. शी इज़ अ नॉन मुस्लिम बट उनका इंटरेक्शन होता है, वो इस्लाम में इंटरेस्टेड हो जाती है एंड शी कन्वर्ट्स टू इस्लाम. एंड मुझे अच्छी बात ये लगी कि बड़ा ना धीरे धीरे दिखाया, कोई रोमांटिक जेस्चर्स नहीं है, कोई बहुत फिल्मी किस्म की कहानी नहीं है. एक्चुअली उन्होंने दिखाया कि ही इज़ जस्ट बीइंग नाइस टू हर, ही हेल्प्स हर, ही डज़ लाइक हर, ठीक है, लेकिन वो उसकी जेन्युइनली हेल्प भी कर रहा है एंड ही इज़ अ नाइस गाय. और वो कहती भी है कि मैंने पहला मुसलमान देखा है जो इतना अच्छा है और जो इतनी मेरी मदद कर रहा है. और उन्होंने सिनारियोज़ बड़े अच्छे रखे हैं कि उसको पैसे की कमी हो जाती है, वो कहीं फंस जाती है, तो स्लोली ही इज़ विनिंग हर हार्ट. और फिर वो उनको वो आलिम साहब के पास भी लेके जाता है. शी इज़ इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट कुरान, बहुत अच्छा दिखाया है. उर्दू उसको क्यों आती है, इंडियन मदर है, क्रिश्चियन फादर हैं, उधर से उसको सब बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है. थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन थी, इतना अच्छा घर है तो फिर वो एक ग्रोसरी स्टोर पे एज अ कैशियर क्यों काम करती है, बट आई गेस वहाँ पे ये होता है, लोग बचपन से ही काम करते हैं. आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हर टू डू अ बेटर जॉब, दैट्स ऑल. बट वो अच्छा था दोनों. बट खैर अब मुझे ख्याल आ रहा है खुद ही बोल के कि उन्होंने अली से मिलना था वहाँ पे. अब पॉइंट वहाँ आ गया जहाँ वो इस्लाम कबूल कर लिया है और वो कह रही है कि उसने माँ बाप को बताती है और माँ बाप कहते हैं या तो इस्लाम को चूज़ करना पड़ेगा या हमें चूज़ करना पड़ेगा. अब अगेन आई लाइक इट कि उन्होंने नहीं दिखाया कि वो अली की वजह से इस्लाम कबूल कर रही है. उसको खुद इंटरेस्ट होता है, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है, खुद पढ़ रही है और उसका दिल चाह रहा है कि वो इस्लाम की तरफ जाए. तो मुझे जो है ना मेरी तन्हाई में कुछ कुछ चीज़ों की ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने एक डिफरेंट एंगल दिखाया एंड थैंक गॉड दे हैवंट टेकन द टिपिकल रूट कि उसको एक बंदे से मोहब्बत हो गई है मुसलमान और उसके लिए वो इस्लाम कबूल कर रही है. आई थिंक अब होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये कि उसको सपोर्ट करने के लिए अली उससे शादी कर लेगा और इसकी फैमिली अली की उसको कबूल नहीं करेगी. बट लेट्स सी आगे क्या होता है. आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. बट द ड्रामा इज़ गोइंग रियली इंटरेस्टिंग और मुझे मज़ा आ रहा है. इवन अजान और कुबरा की जो सीन है वो भी बड़े मज़े के हैं कि जब वो उसको सुनाता है जवाब में कि तुमने मुझे इस तरह बोला और मैं तुम्हें क्यों करूँगा, कॉलेज एक है, हम मिल रहे हैं. तो फिर थोड़ा सा वो होती है कि अच्छा हाँ ये जो है ये सही कह रहा है, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था. मतलब वो बोलती नहीं है बट उसके जहन में आता है. तो वो इंटरेक्शंस भी अच्छे हैं. फिर जो वो खिज़र की मंगेतर है जो पाकिस्तान में है, उसका एक पॉजिटिव दिखाया है कि वो कोई रोध हो नहीं रही और वो नहीं कर रही, वो बड़े हौसले से ले रही है. इनफैक्ट उसकी दोस्त आके उसके दिमाग में डाल रही है कि देखो वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, तुम कैसे इतने सुकून से बैठी हुई हो. ये अजीब सी बात है. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग विच हैपेंड इज़ जो मलिहा की मदर जो ZQ कैरेक्टर कर रही हैं, उनका बैकग्राउंड दिखाया, उनका पास दिखाया, बैकग्राउंड ही पास दिखाया कि जब वो अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मलिया की शादी के बाद मैं पता नहीं कैसे रहूँगा और मुझे बहुत मैं मिस करूँगा और घर कितना खामोशी हो जाएगी. एंड शी देन रिमेंबर्स कि ये जब बच्चे लड़कियां पैदा हुई थी तो हाउ ही यूज्ड टू बी सो एंग्री एट हर एंड इवन उनको अब्यूज़ करते हैं और दिखाते हैं कि उनको मारते भी हैं. तो मुझे ये एंगल बहुत अच्छा लगा कि एक हिस्ट्री है, कहानी में डेप्थ है एंड इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल कि लड़का बाहर गया है तो ये लड़की मिल गई है. लेकिन उस कहानी में बहुत सी लेयर्स हैं और हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है. उसके साथ ही मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ज़ैनब कयूम अब जो रोल्स प्ले कर रही हैं वो रोल ऐसे ही नहीं है. उन रोल्स में कोई डेप्थ है, कोई कहानी है, कोई मकसद है उसका. इट्स नॉट कि एक माँ का रोल कर लिया, एक पप्पो का, एक टॉक्सिक सास का. बट वो जो भी रोल कर रही हैं, अभी जैसे हमने उनको बंस्टेड के रोमियो जूलियट में देखा था, उसमें भी कितना इम्पैक्टफुल था उनका रोल. तो यहाँ पे भी जो पूरी कहानी है, इनका रोल बड़ा मज़े का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. एंड आई वांट टू नो कि क्या बेटियाँ होने और अब्यूज़ की वजह से उन्होंने अली को कुछ करने को बोला जो जिसकी वजह से अली उनसे नाराज़ हो गया है. शी आस्क्ड हिम टू डू समथिंग फॉर हर, सेक्रीफाइस समथिंग, आई डोंट नो, क्योंकि अली की शादी तो नहीं दिखाई है फॉर श्योर. तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसने आपको पकड़ के रखा हुआ है कि आगे क्या हुआ, अली की कहानी में क्या हुआ, इधर क्या हुआ और आगे अजान के साथ क्या होने वाला है. तो मेरी तन्हाई मुझे लग रहा है अच्छा जा रहा है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द स्टोरी अहेड एंड फाइंड आउट कि हमें ये कहानी कहाँ लेके जाएगी. ओके जी, थर्ड ड्रामा इज़ दुनियापुर. ओह व्हाट एन एक्साइटिंग एपिसोड, आई लव्ड इट, आई एन्जॉयड इट सो मच. कितने मज़े का था. सबसे पहले तो मुझे मीर हसन और शामिर की जो दोस्ती है ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है. आई रियली एन्जॉयड.
नाउ मीर हसन का कैरेक्टर मुझे ना क्वेश्चन में कर रही थी, जो मैंने पिछली बार भी बोला कि भाई क्यों दिखा रहे थे उसको, लेकिन और क्या मकसद है, लेकिन अब मकसद मीर हसन का समझ आ रहा है कि मीर हसन इज़ दैट दोस्त, दैट गाइड, मेंटोर, मे बी अ कॉल फॉर कॉन्शियस और वट एवर के वो उसको खतरे वाली बात से पहले वार्न भी करता है, उसको कहता है सोच लो, शुड वी गो, शुड वी नॉट गो, उसको मशवरा भी देता है, उससे डिस्कस भी कर रहा होता है। ही इज़ आस्किंग क्वेश्चन लाइक कि क्या तुम अना को मार दोगे या माफ़ कर दोगे, तो जिस पे शामिर कहता है कि मैं वो नहीं करूँगा जो मेरा बाप करता था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, एंड ऐसी रिलेशनशिप जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं होती हैं, लाइक लड़का लड़की के दरमियान नहीं है, बट एक सीनियर एक कोई बड़ा इंसान एक छोटे इंसान को, या दो दोस्त आपस में, या माँ बाप, वो बड़ी हार्ट विनिंग इमोशनल रिलेशनशिप्स होती है जिनको देख के आप बड़े खुश होते हैं। सिंपली मे बी बिकॉज हम भी चाह रहे होते हैं ज़िंदगी में कोई ना कोई हमारे आसपास ऐसा हो जो हमें सपोर्ट कर रहा हो, जो हमारा प्रोटेक्टर हो, क्योंकि ये बैकअप है, बैकअप भी नहीं, ही इज़ द आइज़ अराउंड शामिर। तो वो मुझे बड़ा मज़े का आ रहा है, और उन दोनों का डिफरेंस ही बड़ा है कि वो यंग है और बड़ा इस किस्म का। मीर हसन जो है वो थोड़े मैच्योर हैं, उनकी ड्रेसिंग भी उस तरह का है, उनका ऑरा भी बड़ा सीरियस एंड डीप किस्म का है। सो आई एम एक्चुअली लविंग वॉचिंग शामिर एंड समी खान टुगेदर एज शामिर एंड मीर हसन। उसके बाद नवाब साहब, ओ माय गुडनेस, जब मैं पिछली बार भी कह रही थी एल्बम का, और इस बार तो उन्होंने क्लियरली बोला कि वो लड़की मुझे यंग चाहिए क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए, ही, और वो कहती है कि वो बेटा होने की ज़्यादा चांसेस हैं। लाइक वो बंदा जो है ना, उसका दिमाग किधर जा रहा है, ही इज़ दिस शातिर विलन जिसको आप नहीं सोच सकते कि वो कितना दूर की सोचता है, ठीक है। उसको पता है कि अना लड़की है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, वो अना के साथ कुछ नहीं है, उसका कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। उसने कहा बेटा तुम जो कर रही हो करो, मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, विच इज़ गेटिंग अनदर बेटा एंड रेजिंग हिम टू बी द लीडर फॉर दुनियापुर इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, तो उसकी अपनी प्लानिंग चल रही है। मुझे डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि निम्रा प्रेग्नेंट हो जाए, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट, वेरी पॉसिबल कि निम्रा प्रेग्नेंट हो जाए। वो क्या ट्विस्ट होगा, फिर क्या करेंगे ये पता नहीं है। फिर तो खैर आई गेस आदम के हाथ में, नौरोज़ आदम के हाथ में आ जाएगा पूरा का पूरा दुनियापुर। जब अच्छा, दुनियापुर की ये मज़े की बात है कि हर बार वो एक इमोशन देके जाता है, और एक डिफरेंट इमोशन देके जाता है। जैसे मुझे लगता है पिछली जब एक कभी बिट्रेयल का इमोशन दिया, एक शामिर के दर्द का इमोशन दिया, इस बार हमें डर और खौफ का कि ओ गॉड, नौरोज़ आदम को नवाब वाकई कट ना कर दे, वो वाकई जब वो चेनसॉ लेकर आ रहा तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने कहा प्लीज़ कुछ किसी तरीके से रोक लें, बिकॉज एंड देन आई वाज थिंकिंग कि शामिर और अना वहाँ फंसे हुए, लेकिन वहाँ से आने में तो अना को बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज अना ये नहीं होने देती, ठीक है। तो मैंने कहा इसको कौन बचाएगा, अना तो वहाँ पे है, या तो ये कट करके दिखाएंगे कि जब तक ये हुआ अना वहाँ से भाग के आ गई थी, लेकिन खैर कॉल आ जाती और हमने सुकून का सांस लिया। बिकॉज आई वाज लाइक ये कट जाएगा, इसका पाँव हाथ कुछ काट देगा, कितनी दर्द होगी। एंड मैं ना वाकई में आंखें ऐसे करके बैठी हुई थी, आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू सी कि ये क्या करेंगे, क्योंकि दुनियापुर का कुछ पता नहीं है वो आपको क्या दिखा दे। वो इस चीज़ पे कि हमने प्रूफ करना है कि हम बहुत थ्रिलिंग, बहुत एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही बेहिस किस्म का हम एक्शन दिखा रहे हैं। तो वो मज़े की चीज़ थी। अना आई वहाँ पे, आई रियली डिडंट थिंक शी विल बी कॉट। मैंने प्रोमो नहीं देखा था, तो वो पकड़ी जाती है। ये बात अच्छी है अना की कि वो जाके देखने की कोशिश कर रही है कि गरीब लोगों का क्या होता है। और उसका सवाल भी इंटरेस्टिंग था, तो इतने गरीब से लोग हैं, इससे आप क्यों डरती हैं। फिर आगे उसको पता चल गया कि वो क्यों डर रहे थे सब लोग, और वो पकड़ी गई। थोड़ा सा मुझे लगा एक्शन वीक था एग्जीक्यूशन में, कि वो सामने उसको नज़र आया, उसने आराम से हाथों से रस्सी भी निकाल ली और वो वहाँ से करके निकल गई। ये इंटेलिजेंट दिखाया कि ज़मीर को वहीं छोड़ गई और वो वहाँ चली गई ताकि डिस्ट्रैक्शन रहे, उन लोगों को लगे कि या जो भी है अगर आए तो ज़मीर उनको डिस्ट्रैक्ट कर ले। मुझे लगता है इससे बेहतर एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए थी। दुनियापुर का ये इशू है, कहीं कहीं बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन दिखाते हैं, कहीं कहीं बहुत जो है ना वो थोड़ा सा वीक हो जाती है एग्जीक्यूशन। सो अना वहाँ पे भागी, अब शामिर वहाँ पहुँच रहा था। आई रियली लाइक द सीन, जब जीप पूरी ड्राइव करके नीचे जा रही होती है, उसका विजुअल बहुत अच्छा था। फिर शामिर अना के पीछे भागता है, वो भी अच्छा था। आई रियली लाइक इट। मुझे मज़ा आया कि वो भाग रही है, वो भाग रहा है, वो भाग रही है, वो भाग रहा है, और वो कहाँ से जंप लगा रहा है, वो कैसे भाग रही है। ऑल्दो आई डिड फील कि उसके जूते शायद चेंज होने चाहिए थे, वो इतनी तेज़ कैसे भाग सकती थी, कोई इतनी फिट तो नहीं दिखाई हुई कि वो कर रही हो। अना जब वहाँ पहुँचती है तो वो सोचती है मुझे मारेगा नहीं मारेगा, और शामिर और हम भी यही क्वेश्चन कर रहे थे जब वो दूर होती है, पानी के चश्मे में होती है, और शामिर पीछे होता है कि ये क्या इसको ऐसे मारेगा कि ये मर जाए, लेकिन ही लेट्स हर गो, और उसके बाद वो थोड़ा सा उसके ऊपर एक इम्पैक्ट होता है, और अना भी 2 मिनट के लिए सोचती है कि ये क्या हुआ, पीछे मुड़ के दिखती है लेकिन फिर भाग जाती है।
जब अना वहाँ पहुँचती है नवाब के पास, तो अना का मेकअप बहुत अजीब सा हुआ था। मुझे लगता है कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा इशू है वहाँ पे, सो उसको अगर हम स्मूथ कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अजीब सा उसके कलर मेकअप बहुत ही इन्हांस लग रहा था, कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क लग रहे थे, अना अजीब सी लग रही थी। अगर ये दिखाना था कि अना भाग दौड़ के आई है, उसकी हालत ख़राब हो गई और ये हो रहा है, तो उसका मेकअप छुटा होना चाहिए था, उसके बाल अजीब से होने चाहिए थे, उसके बाल परफेक्ट थे, उसके कपड़े परफेक्ट थे, कई कपड़े फट जाते, थोड़ा सा मेकअप फट जाता, उसका तो टू द पॉइंट हर चीज़ थी। बस पैचेस थे जो मुझे समझ नहीं आई। अगर यहाँ कुछ पैचेस उन्होंने दिखाए जो लग रहा था कि उसको पकड़ा वो किया, इट डिडंट डू वेल। आई थिंक रियली नीड टू इम्प्रूव द वे जो मेकअप की चीज़ है दुनियापुर में, वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होनी चाहिए। और बहुत डार्क मेकअप जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हर जगह नज़र आ रहा है, तो वो था। खैर नौरोज़ आदम को वो कहती है, नौरोज़ आदम बड़े मज़े की बात कहता है कि इश्क में तो सब पागल हो जाते हैं, विच इज़ ट्रू। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या वाकई शामिर हैज़ गॉटन ओवर हर? क्या शामिर ने उसको जाने दिया बिकॉज ही लव्स हर एंड ही कुडंट हिट हर, किल हर? और जिस वक्त शामिर उसके पीछे भाग भी रहा था, तो मैं सोची थी अगर इसने इसको उस वक्त पकड़ लिया तो ये क्या करेगा। वो तो चश्मे में दूर था ना, लेकिन अगर उसको वो जो गलियों में भाग रहे थे वहाँ पकड़ लेता शामिर, तो फिर क्या करेगा। द क्वेश्चन इज़, क्या वो वाकई एक स्ट्रैटेजी के लिए कर रहा है? क्या वो उससे वाकई मोहब्बत करता है, दैट्स व्हाई ही लेट हर गो? या फिर वो उसके इमोशंस के साथ खेल रहा है कि देखो तुमने मेरे साथ किया और मैंने तुम्हें जाने दिया? या फिर, और क्या अना चाहती भी है कि वो उसे माफ़ कर दे? सो बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप की चीज़ें। और क्योंकि शामिर जब घर वापस आता है तो वो एक इमोशनल चीज़ से गुजर रहा है, ही इज़ नॉट ओके। ऊपर से वो जो लड़की है उसकी कज़न, वो उसको और ज़्यादा इरिटेट कर रही है और उसको उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड दादी भी जब कहती हैं, दादी आती हैं और वो भी उसका साथ लेती हैं कि मैंने इसे कहा था, बट ही इज़ क्लियरली डिस्ट्रॉट, ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग जो मैं कन्फ्यूज़ हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्या चल रहा है। वॉट इज़ बॉदरिंग हिम सो मच? लेटिंग हर गो, सीइंग हर, नॉट बीइंग एबल टू टॉक टू हर, या ये कि ओ मुझे अब इसके साथ दुश्मनी करनी पड़ेगी। लाइक इतनी थॉट्स हैं शामिर के जहन में और मेरे जहन में भी कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब दादी क्यों पोती से, जिस पोती की सच्चाई वो ऑलमोस्ट जानती हैं, उसे इसकी शादी कराना चाह रही हैं, ये मुझे एक वीक ट्विस्ट लगा। क्योंकि औरंगज़ेब को पता है कि उसने क्या किया और औरंगज़ेब की वजह से ही अभी ये सब कुछ हुआ है, तो फिर वो उससे क्यों उसकी शादी करा रही हैं और क्यों मान रही है? माँ भी मान गई। और अजीब सी बात, और उनको लगता है कि अगर वाकई शामिर अना से इतना प्यार करता है तो वो मान जाएगा और वो उससे शादी कर लेगा? कभी भी नहीं। तो एक वो भी मुझे बड़ा ही अजीब सा ट्विस्ट लगा, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आई फील कुछ कैरेक्टर्स दुनियापुर में इतने अच्छे डेवलप हैं और इतने अच्छे एग्जीक्यूट किए हुए हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। एंड दिस कज़न, औरंगज़ेब की बेटी, इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स विच कुड हैव बिकम अ रियली इंटरेस्टिंग टॉक्सिक विलन एंड साजिशी विलन, जो कि बिल्कुल आई फील के एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा वहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है मुझे। दैट इज़ ऑल। दुनियापुर इज़ कीपिंग अस इंटरेस्टेड। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या आता है। हाँ सॉरी, ज़मीर के बारे में तो पूछना ही, बात करना ही भूल गए। वो बड़े मज़े का ट्विस्ट था कि शामिर को पता था ज़मीर के साथ क्या होगा, बट ज़मीर भी इतना नाइफ था। वो नवाब साहब जो किसी को 1 मिनट भी नहीं लगाते कत्ल करने में, वो तुम्हारा साथ क्यों देंगे भाई? किस तुम ख्वाब में हो? तो उसको वेकअप कॉल आई। अब क्या ज़मीर और शामिर की बात हो चुकी है और ज़मीर वहाँ पे गया है कुछ करने के लिए, या ज़मीर बाद में किसी वक्त शामिर को बचाएगा, इसको खुद बदला लेगा? I'm curious to know. So Dunyapur is going very, very strong, and great performances by the entire cast. That is all, and we can move on to the last drama, which is ए इश्क़ जुनून। अच्छा, मुझे इश्क़ जुनून में ना, मैं उस दिन सोच रही थी, ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि राहिम का जो कैरेक्टर है वो टॉक्सिक नहीं है शादी के बाद। जब हम ऐसे ड्रामे देखते हैं ना जहाँ पे लड़के ने शादी कर ली है किसी वजह से, लड़की से ज़बरदस्ती या किसी उसको मदद करने के लिए या कुछ बदला लेने के लिए या किसी चीज़ को, किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, और जहाँ पे लड़की रिस्पॉन्सिबल होती है उस लड़के की बुरी सिचुएशन है, लड़के की उस सिचुएशन के लिए, तो लड़का, तो हीरो का कैरेक्टर हम बहुत टॉक्सिक दिखाते हैं, बहुत वो बदतमीज़ी कर रहा है, वो उससे बदले भी ले रहा है, उससे बुरा भी कर रहा है। लेकिन यहाँ राहिम का कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। इनफैक्ट राहिम का कैरेक्टर एमन की मदद करता है, उसके लिए केयर करता है। येस ही डज लूजेज इट सम टाइम, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड टू थिंक कि ये सच्चाई क्यों नहीं बता रही है, क्यों नहीं बताती इसको किसने पैसे दिए, क्यों नहीं बताती है किसके कहने पे शहरोज़ का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि एमन का मेमोरी लॉस हो चुका है। सो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। आई लाइक इट कि उन्होंने राहिम का कैरेक्टर एक डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट किया और वो उसकी केयर भी करता है, इनफैक्ट उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको बचा भी रहा है, यू नो, और आफिया के सामने उसको डिफेंड भी करता है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है ड्रामे में।
जब एमन 2 दफ़ा बेहोश हुई तो मैं सोची थी ओह फाइनली एक दफ़ा बेहोश हुई, एक दफ़ा ऑलमोस्ट बेहोश हुई वलीमे पे, जब वो उसको गोद में पकड़ लेता है। मैंने ऐसे किया जैसे बच्चे को पकड़ते हैं, बट वो ऐसे पकड़ लेता है उसको। तो आई वाज थिंकिंग कि अच्छा इसको डॉक्टर के पास ले जाएगा और अब पता चल जाएगा इसको कि एमन का शॉर्ट मेमोरी लॉस हुआ है या कोई मसला है, लेकिन सैडली अभी नहीं हुआ। बट आई थिंक दे आर बिल्डिंग इट अप, दिखा रहे हैं कि एमन बार बार बेहोश हो रही है, तो राहिम उसको इवेंचुअली डॉक्टर के पास ले जाएगा। हाँ, डर उधर मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कि डोज को कंटिन्यू रखें, बढ़ाएं नहीं लेकिन कंटिन्यू रखें, ताकि और वो कम नहीं होना चाहिए, ताकि ये मेमोरी उसकी सप्रेस ही रहे। जो आफिया वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग इट, कि उसने उससे आके बात की और उसको दे भी दी और बोला कि नहीं तुम उसको ना बताना राहिम को। सो आई एम स्केयर्ड कि क्या एमन दवाई लेती रहेगी और उसकी मेमोरी वापस नहीं आएगी। सो हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड। सो ये डर लग रहा है, ड्रामे ने ये डर मेरे दिल में डाल दिया है कि ये आफिया की साजिश कामयाब ना हो जाए। बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि राहिम को भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। तो आई एम होपिंग कि सूनर और लेटर राहिम विल फिगर इट आउट। और एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो घर में आई है तो उसकी याददाश्त जल्दी वापस आएगी या उसको चीज़ें आएंगी, लेकिन उसको फ्लैशबैक आ रहे हैं लेकिन पूरी चीज़ उसको नहीं आई है। और आई डोंट नो कि अगर वो इतने दिन रहेगी तो क्या वो इम्यून हो जाएगी, उसको फ्लैशबैक्स आना बंद हो जाएंगे। लेट्स सी। फ़नी है कि जब राहिम उसको सुबह उठता है और वो कहती है कि मैं कहूँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो वो जाके उसके तकिए के नीचे से छुरी निकालता है और उसको दिखाता है, उससे कहता है कि कोई बात नहीं, यू नो दैट वाज अ क्यूट फनी सीन। और उससे पता भी चल रहा है कि वो कितना अपने आप को, राहिम को पता चलना चाहिए कि वो कितना उसमें बिलीव करती है और वो सोच रही है कि ये इसको मार देगा, ये प्लीज़ हटा दीजिएगा शम्स, और वो ये सोचिए कि ये इसको मार देगा। तो एक और चीज़ अच्छी मुझे ये लग रही है कि अभी तक उन्होंने नहीं दिखाया कि एमन रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रही है और राहिम भी नहीं। राहिम का हल्का सा दिखाया कि जब वो सो रही होती है तो उसको देखता है और उसके एक गाना पीछे लगाया इन एवरीथिंग, यू नो। बट as of now they both are not romantically involved and they both have their own agendas. They need to figure out what's happening. So मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। हाँ, उनकी हार्मनी कहाँ के मिलेगी, वो किस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ एक ही चीज़ को समझ सकेंगे या टीम बन जाएंगे, उसके लिए मैं क्यूरियस हूँ। अब बहुत से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, राहिम और आफिया का कॉन्फ्लिक्ट, राहिम और बाप का कॉन्फ्लिक्ट, यू नो, राहिम और एमन का कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बिजी करके रख रहे हैं। फ़ारूक का कैरेक्टर क्या है और वो क्या करना चाहता है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उसी ने कन्विंस किया अली नवाज़ को कि राहिम की शादी को एक्सेप्ट करो वरना राहिम चला जाएगा। ही इट्स क्लियर। एंड ये भी उन्होंने अच्छा दिखाया कि इवन तो अली नवाज़ इज़ नॉट श्योर अबाउट राहिम, ही स्टिल लव्स हिम एंड ही डजंट वांट हिम टू गो, इसीलिए वो एमन की शादी एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन फ़ारूक तो रियलिटी जानता है, उसको पता है कि जितने दिन एमन यहाँ रहेगी राहिम के साथ होगा, शहरोज़ के पकड़े जाने की चांसेस ज़्यादा हैं, शहरोज़ की असलियत सामने आने के चांसेस ज़्यादा हैं, असल बात खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर वो क्यों पुश कर रहा है अली नवाज़ को कि वो राहिम की शादी को एक्सेप्ट कर ले। तो आई एम क्यूरियस कि what is going on in Farouk's mind and what is Farouk's agenda. So this is interesting ना कि हर किसी का अपना एक एजेंडा है, हर कोई अपने एजेंडा पे चल रहा है। आफिया जो है वो ज़्यादा परेशान हो रही है। अब आफिया मैडम भी अगर सुकून से बैठ जाए तो शायद सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, लेकिन उनको हर चीज़ पे रिएक्ट करना है। वो परेशान है कि क्या होगा उसने। अच्छा, अब डिटेलिंग देखिए, वो गई शहरोज़ के कमरे में, उसने सारी तस्वीरें शहरोज़ की वहाँ से उठा दी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो देखे और कहीं से भी उसको शहरोज़ की शक्ल याद आए। और वो शहरोज़ को भी कह रही है कि तुम वापस नहीं आओगी, कि ईमन को शहरोज़ की शक्ल वापस याद आए और उसको मेमोरी वापस आ जाए कि हुआ क्या था। सो ये इस तरह की चीज़ें ड्रामे ने जो की हैं वो इंटरेस्टिंग है। इट इज़ सैड टू सी माहीन्स कैरेक्टर एंड द वे इट वॉज पोर्ट्रेड। आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग girls reacting this way over a guy. I think it's time we move away from characters जो लड़कियों को इतना desperate दिखाती कि अगर एक बंदा नहीं मिला तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो रो रही है, उसको अजीब सा दौरा पड़ा हुआ है, उसकी माँ उसे काम डाउन कर रही है, and she's completely lost interest in her life. And I'm wondering कि कैरेक्टर आगे जाएगा क्या। बस हमें एक रोता धोता माहीन का कैरेक्टर ही नज़र आएगा, या वो खड़ी होगी, बदला लेने वापस आएगी, वो कुछ करेगी। It's all a mystery, and I don't want Mahin's character to be wasted like that. I really feel there's so much potential in that character. It can become Rahim's friend, it can become Rahim's partner in finding out what really happened, instead of showing a girl जो बस रोई जा रही है। बस आई थिंक दैट वाज इंटरेस्टिंग। वो वलीमे वाला सीन भी मज़े का था। एंड राहिम कितना प्रो है कि वो उसके आर्म्स में आई, बाहों में आई और उसने फ़ौरन स्माइल कर लिया, क्योंकि उसको पता था पूरी प्रेस देख रही है। और आफिया के दिल पे तो छुरियाँ चल रही हैं, क्योंकि जो वो नहीं चाहती वही हो रही है, वही चीज़ हो रही है। हाँ, ये अच्छा था कि शहरोज़ ने उसको समझाया आफिया को कि भाई काम डाउन, यू नीड टू डील विद इट विद मोहब्बत, एंड यू कांट लेट दिस हैपन व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज तब चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। ओवरऑल ड्रामा मज़े का है। इश्क जुनून अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, एंड वी कांट वेट टू सी के नेक्स्ट क्या होगा। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि राहिम और एमन के बहुत ढेर सारे सीन्स हैं।
सो इट्स फन टू वॉच दैम। अदरवाइज़ वो बोरिंग हो जाता है अगर बहुत एक्स्ट्रा सीन आपको इधर उधर के नज़र आए और मेन लीड के सीन ही आपको इक्का दुक्का नजर आए, तो ड्रामा लूजेस इंटरेस्ट फॉर यू। I think that is all from my side. I hope I did a good job of reviewing the dramas alone today. शार्क टैंक मैं नहीं कर रही हूँ, शाज़िया आएंगी नेक्स्ट वीक तो हम इंशाल्लाह साथ करेंगे, बट शार्क टैंक इज़ स्टिल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कीप वॉचिंग इट एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी ऑल द टाइम न्यू आइडियाज़ एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स कमिंग ऑन द स्क्रीन। आप कौन सा ड्रामा देख रहे हैं, कौन सा ड्रामा आपकी फेवरेट लिस्ट पे है जो आप मिस नहीं करते हैं एंड इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग, कौन सा ड्रामा आप बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, यू कांट स्टैंड। I think that is all from my side. Take care and Allah Hafiz.